ओके फ्रेंड्स, चलिए वेलकम बैक। क्या प्लान है हमारा अभी 11:15 से क्या क्या करना है हमको अभी? कोरिलेशन फॉलोड बाय इंडेक्स नंबर्स। चलिए देखते हैं। सो कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर में ब्रॉडली दो टॉपिक्स हैं एज द नेम सजेस्ट, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसमें रिग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत काम की रहती है और आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सच प्रॉपर्टीज ओनली। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस। आपकी किताब में पेज नंबर 6 तक के तो सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं और उसके बाद में पेज नंबर 7 से आपको क्वेश्चंस दिए हैं अगेन बेस्ड ऑन पास्ट एग्जामिनेशन। सो इफ द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस आर दिस देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू। तो आपको इसको करना कैसे पड़ता है? देखिए, आपको दो इक्वेशंस दिए, दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। आपको यह पता करना है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है। सो नाउ अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। याद है क्या ये प्रॉपर्टी? आर स्क्वायर इज बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और वी कैन से दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। अब इसे बी वाई एक्स कौन सा है, बी एक्स वाई कौन सा है, वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस को हमको फॉर्मेट चेंज करके रखना पड़ेगा। जैसे ये है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 2x - 3y इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा दैट ये y ऑन x है और दूसरी x ऑन y है। अगर वो अजम्पशन गलत निकला तो हमको अजम्पशन चेंज करना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा कि अजम्पशन गलत है? अगर byx इंटू bxy जो है इसका जो प्रोडक्ट है, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब अजम्पशन सही है क्योंकि वो आर स्क्वायर के बराबर है। लेकिन अगर byx इंटू bxy 1 से ज्यादा आता है तो फिर वो अजम्पशन गलत है। ऑल्सो byx एंड bxy का साइन भी सेम होता है, हमको ये भी पता है। byx एंड bxy बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। अब उसको ध्यान में रखते हुए हमको ये करना है। सो क्या हो जाएगा? देखिए, 2x - 3y इक्वल टू 0। इसको अगर मैं मान लो y ऑन x मान रहा हूं, y ऑन x, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 3y इक्वल टू 2x, है ना? सो y इक्वल टू 2/3x। कुछ समझ रहा क्या? और इसको x ऑन y मान रहा हूं तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। या ऐसा बोल सकते हैं 5x इज इक्वल टू 4y - 8। तो ये असम्पशन सही दिख रहा है क्योंकि ये y ऑन x मान रहा हूं, नीचे वाला पहला वाला, तो ये 2/3 आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x। आपको याद है ना फॉर्मेट क्या होता है रिग्रेशन इक्वेशन का? y इक्वल टू a प्लस bx। उसमें जो b है वो byx होता है। byx मतलब कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो अब इसको अगर हम y ऑन x मानते हैं तो इसको हम लोगों को रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंज करेंगे इसको हम लोग? हमको मिलेगा 3y इक्वल टू 2x, देयरफॉर y इक्वल टू 2/3x। देयरफॉर byx कितना आ गया? byx आ गया 2/3। ये x का कोएफिशिएंट जो है। फिर दूसरे वाले को हम लोग रीअरेंज करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 4y - 5x इक्वल टू 8। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 5x इज इक्वल टू 4y - 8। सो x इज इक्वल टू 4/5y - 8/5। तो देयरफॉर bxy क्या हो जाएगा? bxy हो जाएगा 4/5 जो y का कोएफिशिएंट है। अब यहां पर दोनों वैल्यूज 1 से छोटी है, मतलब ये असम्पशन सही है। दोनों वैल्यूज अगर 1 से छोटी है मतलब असम्पशन सही है। अगर एक भी वैल्यू 1 से दोनों बड़ी रहती थी तो गलत रहता था। डू यू रिमेंबर द मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी? द प्रोडक्ट ऑफ द टू शुड बी नॉट मोर देन 1। सो दोनों वैल्यूज 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, एक 1 से बड़ी एक 1 से छोटी हो सकती है। सो दिस इज द करेक्ट असम्पशन। बस अब आपको r निकालना है। सो r विल बी इक्वल टू byx इंटू bxy का स्क्वायर रूट। यह आंसर है। कितना आंसर आ जाएगा? देखिए 8/15। सो ऑप्शन बी। समझे क्या? आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के समझ में आता है। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। तो ये डेटा किस तरीके से कोरिलेटेड है? x की वैल्यू जैसे जैसे कम हो रही है y की वैल्यू वैसे वैसे ही बढ़ रही है। तो ये कौन सा कोरिलेशन है? ये पॉजिटिव या नेगेटिव या नो कोरिलेशन? भैया जी, एक की वैल्यू कम हो रही है, दूसरी की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, राइट? सो द आंसर इज -1।
नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव है क्योंकि जितनी स्पीड से कम हो रही है उतनी स्पीड से दूसरी की वैल्यू बढ़ रही है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द वैल्यूज। आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला पता है, कुछ याद है क्या फॉर्मूला कोरिलेशन का? क्या है फॉर्मूला? एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स, कुछ याद है क्या? माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। Okay, next, if a scatter diagram form a line from lower left to upper right, लाइन में है तो then correlation is perfect positive, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक साथ एक ही स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है। +1। अब अगेन आपको रिग्रेशन लाइंस दे दिया है और आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे आप? अगेन आप अज्यूम करोगे कि एक y on x है और एक x on y है। लेट अस अगेन अज्यूम कि ये y on x है, ये x on y है। असम्पशन गलत था तो पता ही चल जाएगा क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? y on x, so therefore we can say y equal to 26 minus 3x upon 2। सही लिखा क्या मैंने? 26 minus 3x upon 2 और ये x on y है तो x हो जाएगा 31 minus y upon 6। गेटिंग इट? सो नाउ आपका बी वाई एक्स कितना आ गया? -3/2 और बी एक्स वाई कितना आ गया? कहां से लेता हूं मैं बी एक्स वाई? वाई का कोएफिशिएंट कितना है? -1/6। सो अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 से छोटा है, 3/12 हो गया। सो देयरफॉर यस आर विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। 3/12 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1/4। 0.25 का स्क्वायर रूट 0.5 आ रहा है आर। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या रहेगा? आर की वैल्यू रहेगी यहां पर नेगेटिव बिकॉज ऑफ सिग्नेचर प्रॉपर्टी। अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव रहेगा। बी एक्स वाई और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव रहेगा, जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में था। तो हमको क्या करना है? इसमें अजम्पशन लेके काम करना है। क्या अजम्पशन लेना है हमको? एक लाइन वाई ऑन एक्स और एक एक्स ऑन वाई। अगर आप पहली वाली को x on y मानते थे और दूसरी वाली को y on x मानते थे तो आपका बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा आता था, तो वो assumption वैसे ही गलत निकल जाता था। यहां पर दोनों बार हमारा कोइंसिडेंटली करेक्ट बैठ गया। सो दिस इज अ वेरी रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, रेगुलरली पूछ सकते हैं इसको। देन अगेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है बिटवीन x एंड y। आपको पूछ रहे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2x - 3 एंड 3 - 5y। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में आप समझ लीजिए क्या करना है। अब इसमें कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, साइन चेंज हो सकती है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एज वेल एज स्केल, बट साइन चेंज हो सकती है। कैसे? x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो x मल्टीप्लाई हो रहा है +2 से और y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -5 से। तो कोरिलेशन की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा आंसर? -0.5। नेक्स्ट, आपको x और y की वैल्यूज दिए और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। देखो ध्यान से, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है और y की वैल्यूज जो है वो पहले कम हुई फिर वापस बढ़ रही है। सो आप कोरिलेशन निकालोगे, उसके लिए आपको क्या क्या लगता है? n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन डिनोमिनेटर, राइट? अभी डेटा को ध्यान से देखो, आप डेटा को ध्यान से देखो। समेशन एक्स वाई करना है, -3 × 9 +3 × 9 कैंसल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। वैसे ही समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, इसमें समेशन एक्स देखो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सो हमारा पूरा न्यूमरेटर ही 0 हो जाएगा। 0 - 0 अपॉन समथिंग विल बी इक्वल टू 0। देन आपको ये क्वेश्चन में डेटा दिया है और बोल रहे हैं कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, लेकिन एक बार ऑप्शंस देख लो। उन्होंने ऑप्शंस में आपको फॉर्मूला ही दिया है, आपको कोई एक्चुअल नहीं निकालना है। सो आपको फॉर्मूला में क्या दिया है कि कभी ये हम लोग ये प्लस करते हैं ना टाई का, तो कितने टाइज है हमको वो देखना है बेसिकली। तो इसमें टाई कितने हैं? देखो वेरिएबल एक्स में एक टाई है, राइट, और वेरिएबल वाई में 2 टाइज है ना, एक 18 का भी टाई है। सो टोटल नंबर ऑफ टाइज कितने हैं? नंबर ऑफ टाइज 3।
एक ये है, एक ये है, और एक 16 16, 3 टाइज है। तो फॉर्मूला तो आपको रेगुलर वाला ही लोगे, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। लेकिन आप 6 समेशन डी स्क्वायर में आप ये पार्ट ऐड कर दोगे। ये कौन सा पार्ट है? एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12, एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12। कितनी बार ऐड करते हैं उसको? जितनी बार टाइज रहते हैं, और एम की जगह पर हम लोग नंबर ऑफ टाइज डालते हैं। पहले टाइम में नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच टाइम, पहले टाइम में 2, दूसरे टाइम में भी 2, तीसरे में भी 2। सो हियर द आंसर विल बी, वी हैव टू गो विथ ऑप्शन बी। ओके, 1 माइनस 6 ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर, और यहां लिखा है i इक्वल टू 1 to 3, क्योंकि ये इसको हम 3 बार लिखेंगे, फर्स्ट टाई के लिए, सेकेंड टाई के लिए, थर्ड टाई के लिए। m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, या एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 भी लिख सकते हो। ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब एनी मोर यू कैन कैंसिल दिस, फाइंड द प्रोबेबल एरर, अब ये नहीं है। मैंने आपको कुछ कटवाया था, याद है बुक में, ये चैप्टर का, तो वो नहीं है। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is given by y equal to x plus 2 and Karl Pearson's coefficient of correlation is 0.5, then variance of y upon variance of x कितना रहेगा? तो आपको अगर ध्यान होगा तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ये y और x का रिग्रेशन लाइन है, therefore we can say that byx is equal to 1, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। Now what is the formula for byx? r into standard deviation of y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। इसमें से अपने पास में 1 2 3 में से 2 चीजें पता है, 1 इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। सो मुझे बताइए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.5 कितना होता है? 2 होता है। हम देखो उसका स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो ध्यान रखना है। बी वाई एक्स इज आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, है ना। ये सब हम लोग ने क्लास में किया है, मैंने आपको चार्ट्स वगैरह सब बना करके दिए, और ये जो नोट्स है इसमें भी आपको प्रोवाइड किया है सारे फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले रिलेवेंट है वो। ओके, इसमें अच्छा वो चीज हटा दिया है मैंने जो सिलेबस में नहीं है ना, वो यहां से आई थिंक हट गया है, वो प्रोबेबल एरर वगैरह का, वो तो नहीं है यहां पर। ओके गुड। देन देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन, इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं इतने सारे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट बताइए, अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन आर और इक्वल टू आर हाफ ऑफ आर, क्या रहेगा? व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट? इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई is equal to R. Geometric mean of regression coefficient is equal to correlation coefficient. Now, have we read in the second chapter that AM is greater than or equal to GM? So, therefore, the answer is option B. Greater than or equal to R. AM will be always greater than or equal to geometric mean. The regression, if the regression lines are perpendicular to each other, then R is equal to. Regression lines अगर बिल्कुल एक के ऊपर एक है तो फिर तो r +1 या तो -1 होता है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लाइन। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है मतलब r इक्वल टू 0, वो दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है मैक्सिमम पॉसिबल। नेक्स्ट, गिवन दिस डेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x पूछ रहे हैं, तो क्या करोगे आप? byx विल बी इक्वल टू, रिग्रेशन इक्वेशन पूछ रहे हैं, पहले byx निकाल लीजिए। इक्वेशन क्या होती है बेटा? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू बी वाई एक्स है, क्या हो जाएगा? r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। व्हाट इज दिस इक्वल टू? 0.768 इंटू 5/4 बी वाई एक्स कितना होता है बताइए? 0.96। अब अगर आपको बी वाई एक्स पता चल गया 0.96 है, तो y इक्वल टू 0.96x +2 या -2, दो में से एक इक्वेशन रहेगी, राइट? कौन सी रहेगी? उसके लिए आप मीन को सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी मीन को डाल के चेक कर सकते हो। पुट x की जगह x बार डाल दो, y की जगह y बार डाल दो, देख लो 0.96 इंटू 75 कितना होता है बताइए? हाँ 72।
72 माइनस 2 करोगे तो 70 मिलेगा, जो कि y बार है. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. So the regression lines, both the regression lines pass through x bar comma y bar. Another property, the regression lines intersect at the point x bar comma y bar. अगला क्वेश्चन वही है. The two lines of regression intersect at the point of mean x bar y bar. Next question. If the two lines of regression are so and so, then the regression line of y on x is, y on x कितना रहेगा? तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए. x प्लस 2y इतना है और ये इतना है. रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो उसके लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा. अब या तो पहली रहेगी या तो दूसरी रहेगी. ऑप्शन में जो भी बाकी दिया है वो तो बेकार है. ये दोनों ऑप्शन बेकार है. फर्स्ट या सेकंड में से कौन सी रहेगी देख लीजिए. आप मान लो कि फर्स्ट है. अगर ये y ऑन x मानते हो तो ये x ऑन y रहेगा. लेट अस सी वेदर ये अजम्पशन सही है कि नहीं. अगर इसको y ऑन x मानते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 2. सही लिखा क्या मैंने, 2y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 2. और अगर ये x ऑन y है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y अपॉन 2. कुछ समझ रहे क्या. अब मुझे बताइए x का कोएफिशिएंट क्या है, -1/2. y का कोएफिशिएंट क्या है, -3/2. इनका प्रोडक्ट 1 से छोटा है कि बड़ा है, 1/2 और 3/2 का छोटा है ना, 3/4 होता है. सो मीन से करेक्ट असम्पशन है. सो देयरफॉर y ऑन x कौन सा रहेगा, पहला वाला, पहला इक्वेशन जिसको हमने y ऑन x माना था वो करेक्ट असम्पशन है. नहीं रहता था तो हमको स्वैप करना पड़ता था. लेट अस अज्यूम फर्स्ट इज y ऑन x ऑन y एंड द सेकंड इज y ऑन x. नेक्स्ट, इफ द टू रिग्रेशन लाइंस आर 3x इक्वल टू y एंड 8y इक्वल टू 6x, इतनी सी रिग्रेशन इक्वेशन बोल दिया. What is the value of correlation coefficient? Square root of product of byx and bxy. बताइए. 3x इक्वल टू y, क्या मानना है इसको, इसको क्या मानते हैं अपन, इसको x ऑन y मान लेते हैं. उससे क्या हो जाएगा, bxy हो जाएगा 1/3, क्योंकि y अपॉन 3 हो जाएगा ना. x will be equal to y/3. और इसको अपन मान लेते y ऑन x, तो y will be equal to 6/8 into x. तो bxy कितना हो जाएगा, 6/8. कुछ समझ रहे क्या. और ये असम्पशन सही निकल गया क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा आ रहा है. सो बस अब आपको क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो कर लो कैलकुलेट, 1/3 इंटू 6/8 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाता है 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2, 0.5. पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि byx एंड bxy दोनों यहां पर पॉजिटिव है. रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ. रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है लेकिन स्केल से पड़ता है. सो द आंसर इज ओरिजिन. लेकिन ये क्वेश्चन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आता था, तो आंसर वुड हैव बीन बोथ. कोरिलेशन कोएफिशिएंट की सिर्फ साइन चेंज हो सकती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है. Karl Pearson's correlation coefficient between two variables x and y is square root of product of standard deviations. इसमें से कोई भी सही नहीं है. It is a ratio of what, covariance upon product of standard deviation. ओके, तो ये रेशियो होता है. आपको तो यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, a अपॉन c का रेशियो होता है वो एक्चुअली. डिटरमाइन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन. रैंक कोरिलेशन वेरी इजी, 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n. कर लीजिए. 1 माइनस 180 अपॉन 990, तो आंसर आ जाएगा 0.82 है क्या, देख लीजिए 0.82. फॉर्मूला पता है ना, 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n. कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज 1 माइनस r स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज r स्क्वायर, नॉन डिटर्मिनेशन इज 1 माइनस r स्क्वायर. नेक्स्ट, इस बार क्या दिया है, u इक्वल टू -5x प्लस 3, v इक्वल टू y प्लस 2. कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y दिया है 0.58. देन व्हाट वुड बी द कोरिलेशन बिटवीन u एंड v. देखो अगेन x माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है और y प्लस से, +1 से.
सो कोरिलेशन की साइन रिवर्स हो जाएगी। क्या आंसर हो जाएगा? -0.58। यू एंड वी का पूछा तो। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ रैंक ऑफ 8 स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 8 एंड समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो r पूछा है, तो वही 1 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 8 क्यूब माइनस 8। 8 क्यूब कितना होता है? 512, सो 504। 1 माइनस 300 अपॉन 504, 1 माइनस 300 अपॉन 504.4, ऑप्शन ए। If the regression lines are parallel, then R is equal to, अगर रिग्रेशन लाइंस पैरेलल है मतलब कि उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो फिर प्लस और -1। देखिए कोइंसाइड करती, दैट इज आल्सो स्पेशल केस जहां पर कोई एंगल नहीं रहता है। बेसिकली एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 0, मींस कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। इफ R इज 0.6 देन द कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज, क्या करेंगे अपन? 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 0.64, 1 माइनस 0.36। आ रहे क्या? इफ देयर इज कांस्टेंट इंक्रीज इन द सीरीज देन द ऑब्टेन्ड ग्राफ इज, कांस्टेंट इंक्रीज है तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो जरूरी नहीं इस चैप्टर का क्वेश्चन रहे, ये तो जनरल क्वेश्चन भी रह सकता है ना, मतलब चैप्टर 1 का है, इसके काफी 54 क्वेश्चंस है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द डैश ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स GM। अगेन आपको दो इक्वेशंस दी है और बोला है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, चौथी बार आ रहा है, मींस इट इज सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इसको अगर आप मानते हो, पहली वाली इक्वेशन को अगर आप y on x मानते हो तो क्या बन जाएगा? 9/5 बन जाएगा वो, है ना कोएफिशिएंट। और इसको x on y मानते हो तो 9/20 बन जाएगा। तो 9/5 इंटू 9/20, ये 100 से कम होता है, सॉरी 1 से कम होता है ना, 81/100। सो मतलब असम्पशन ठीक है, मतलब इसको क्या मान लिया अपन ने? y on x। इसको क्या मान लिया? x on y। सो 9/5 इंटू 9/20 का स्क्वायर रूट हमारा आंसर है। 0.81 का स्क्वायर रूट 0.9। एंड पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि BYX और BXY दोनों यहां पर पॉजिटिव है। प्राइस एंड डिमांड इज एन एग्जांपल फॉर, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। कौन सा कोरिलेशन? नेगेटिव कोरिलेशन। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। आपको क्या क्या डेटा दिया देख लीजिए। नंबर ऑफ आइटम्स दिया है, अरिथमेटिक मीन्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन्स x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का समेशन दिया है, और y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का भी दिया है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ x एंड y सीरीज फ्रॉम मीन इज 122। तो यहां पर हमको लगाना है कोरिलेशन का एक दूसरा वाला फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमको बोलता है कोरिलेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसके 4 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कोरिलेशन का। इसमें पुट करो आप आंसर्स, वैल्यूज तो आ जाएगी। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम मीन, ये है न्यूमरेटर 122, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 136 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 138। ये कैलकुलेट करना है आपको, एंड आंसर पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए क्या, 136 इंटू 138 कर लो, उसका इक्वल टू दबा के स्क्वायर रूट दबा दो, डिनोमिनेटर आ जाएगा। फिर डिवाइड बाय इक्वल टू करके उसको नीचे ला लिया, इंटू 122.89, ऑप्शन बी। कोरिलेशन का हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहां पर। अगर आपको ये नहीं स्ट्राइक होता है तो आप कोवेरियंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन से कर सकते हो, बट उसके लिए आपको फिर एक एक का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा और कोवेरियंस भी आपको निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा उसमें। इफ r is +1 और -1 then the lines will coincide, no angle। इस बार आपको क्या दिया है?
मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज 20 एंड 40, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स दिया है 1.608, तो ये दोनों इक्वेशन तो पक्का नहीं है, फिर बची कौन सी, ए या तो फिर सी। कैसे चेक करेंगे अपन, मीन दिया है ना 20 एंड 40, तो सब्स्टिट्यूट कर दो आप। चलो y की जगह पर लिख दो 40 चाहिए अपने को, है ना। 1.608 इंटू 20 करो, 1.608 इंटू 20 32.16, तो उसमें 7.84 ऐड करोगे तो 40 आएगा, 4.84 ऐड करोगे तो नहीं आएगा। तो विच इज द इक्वेशन सेटिस्फाइंग x बार y बार, a, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट, टू रिग्रेशन लाइंस आर गिवन, व्हाट आर द मीन्स। अगेन कैसे करोगे आप बताइए, आपको दो इक्वेशंस दिए, मीन निकालना है, ऑप्शंस दिए हैं, अदरवाइज आप सॉल्व करते थे, अभी तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। 5 इंटू 8 माइनस 6 मैच होता है क्या, नहीं होता है, तो 8 6 गलत है, 6 8 देख लो। 5 इंटू 6 30 माइनस 8 22 मैच हो रहा है। यहां पर भी चेक कर लो, 64 इंटू 6 माइनस 45 इंटू 8, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करी तो वो जोड़ी सही है, फिर मैच हो रही है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.9, देन व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बोलो क्या हो जाएगा, r², मतलब कि 0.81। The two lines of regression become identical when r is +1 और -1 कोइंसाइड होती है तीसरी बार। नेक्स्ट, r अगर 0.6 है तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या रहेगा, 0.36 r²। टू लाइंस पास थ्रू द रिस्पेक्टिव मीन्स, समझ रही कि नहीं। मेरी प्रैक्टिस नहीं करना है, मुझे रिवीजन नहीं, मुझे एग्जाम नहीं देना है, आपको करना है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज दिस, वैल्यू ऑफ ए बी, वैल्यू ऑफ बी पूछा है, तो इसको x ऑन y के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए आप। x इक्वल टू 100 माइनस 2y अपॉन 3, 2/3 डी या ए, ऑप्शन ए, माइनस 2/3, माइनस 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट एंड पावर कंजम्पशन, देखो अभी टेम्परेचर कम है तो हम लोग पंखा एसी नहीं लगा रहे हैं, तो कोरिलेशन विल बी, टेम्परेचर कम तो पावर कंजम्पशन भी कम, तो कोरिलेशन विल बी पॉजिटिव। ठंड कम है, टेम्परेचर कब कम रहेगा, जब ठंड ज्यादा रहेगी, है ना। सब टेम्परेचर और इसका देखो वैल्यूज। इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y विल बी, बोलो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 2, therefore x इज इक्वल टू 1, x बार 1 है और y बार क्या रहेगा 0, 1 and 0। The coefficient of correlation between x and y is 0.6. If x and y are multiplied by -1, then the coefficient of correlation will be, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कोरिलेशन उतना ही रहेगा 0.6। अगर एक को नेगेटिव से करते थे दूसरे को नहीं करते थे तो साइन चेंज होती थी, समझ रहे हो क्या। व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन, इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कॉजल रिलेशनशिप। अभी भी कैजुअल में अटके हो नहीं। स्कैटर डायग्राम डज नॉट हेल्प अस टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, कोरिलेटेड है कि नहीं है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, लेकिन इट डज नॉट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड और द वैल्यू न्यूमेरिकल। कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कोवेरिएंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि वहां पर आप स्क्वायर नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ऐसा कर रहे हो आप, इससे मिलता है कोवेरिएंस। इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर मीन्स इज 0, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिविएशंस मतलब कि वही सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 0 है, तो उनका कोरिलेशन क्या रहेगा 0, बिकॉज दिस विल बी द न्यूमरेटर फॉर आवर कोरिलेशन फॉर्मूला। Then
if the slope of the regression line is 5.5 and the intercept is 15, so देखो ध्यान से, इंटरसेप्ट मतलब a, ये a होता है और स्लोप मतलब b होता है. सो y इक्वल टू 15 प्लस 5.5x, ये इक्वेशन बन गई. जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना उसको स्लोप बोलते हैं. बताइए, पुट करो वैल्यूज. 5.5x, x की वैल्यू 6, 48. बताइए y इक्वल टू 9x एंड x इक्वल टू 0.001y, देन r इज इक्वल टू, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है फिर 9 और 0.001, इनका प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट दबा दो. ऑप्शन सी. समझ रहे क्या? 0.09 आया ना, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 कितना आया? 0.3. द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस bx इज हॉरिजॉन्टल इफ. ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल कब रहेगा? अगर देखो b विल बी इक्वल टू 0, तो हमेशा y की वैल्यू फिक्स हो जाएगी. इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल. b इक्वल टू 0. अब ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है. बताइए, आंसर में बाकी 3 तो पॉजिटिव है, तो एक ही आंसर बचता है. समझ रहे क्या? सिग्नेचर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? by(x) और bxy का जो प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर रूट करो, साइन तो सेम रहेगा एज by(x) एंड bxy, तो -0.8 आ रहा है क्या? If the data points of xy series on a scatter diagram lie along a straight line that goes downwards as x values move from left to right, then the data exhibit straight line पे left to right. Imperfect, it represents indirect. Perfect indirect, perfect negative correlation. Indirect means nothing but negative. Imperfect नहीं, क्योंकि straight line word लिखा हुआ है. स्ट्रेट लाइन है मतलब कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है. समझ रहे हो क्या? कोरिलेशन कितना है? -1. नेक्स्ट, अगेन आपको 2 इक्वेशंस दिए और am पूछा है, तो आप क्या करो, जोड़ियों को सब्स्टिट्यूट करके देखो. 2 1, इसको 2 किया और 1 किया तो मैच हो रहा है? हो रहा है. इसको भी 2 करो, 3 × 2 6, -1 -5, पहले ही वाला मैच हो गया. समझ रहे क्या मैं क्या कर रहा हूं? x बार y बार के लिए x और y की गिवन पेयर्स को सब्स्टिट्यूट करो दोनों इक्वेशन में, जो भी मैच करती है वो आंसर है. सो आपने देखा होगा काफी रिपीटेटिव है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इसके. इफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन फॉल्स एट x एक्सिस, इफ द मीन ऑफ x वैल्यूज इज 16, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड y आर 3 and 4, द मीन ऑफ y वैल्यूज इज. बोलिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉल्स एट x एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है कि at that point y equal to 0. x एक्सिस पे मतलब इंटरसेक्शन पे y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है. ठीक है, तो वही पूछा उन्होंने, मीन ऑफ y वैल्यूज क्या है, तो आंसर विल बी 0. आपको बाकी का डेटा देखना ही नहीं है, बिकॉज इफ द इंटरसेक्ट एट x एक्सिस मतलब वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x का जो भी वैल्यू रहेगा y का तो 0 रहेगा ना. आपको ग्राफ समझता है? x एक्सिस में y का कोऑर्डिनेट क्या रहता है? y इक्वल टू 0. ओके, इफ से दीज आर द 2 लाइंस, तो y इक्वल टू 0, so that will be the y bar. They intersected x bar comma y bar. For finding the correlation between 2 qualitative characteristics, qualitative के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? रैंक कोरिलेशन, क्योंकि हम लोग उसकी रैंकिंग कर देते हैं फिर, ब्यूटी, इंटेलिजेंस. For n pairs of observation, coefficient of concurrent deviation is 1/√5. If there are 6 concurrent deviations, concurrent deviations का क्वेश्चन आ गया, then n is equal to, तो इस बार आपको वैल्यू दी थी. फॉर्मूला क्या था RC का? RC का फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस, चलो प्लस ही ले लेते हैं अपन लोग क्योंकि आप पॉजिटिव दिया ही है, √2c - m अपॉन m. सो सॉल्व कीजिए, R दिया है 1/√5 is equal to 2c. There are 6 concurrent deviations. C मतलब concurrent. 2 into 6 12 minus m upon m. इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. 1/5 equal to 12 minus m upon m. So ये क्या हो जाएगा? m is equal to 60 minus 5m. So 6m is equal to 60.
therefore m is equal to 10, but answer is not 10, answer will be 11. अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो हम लोग कॉन्करेंट डिविएशंस में क्या करते हैं, पहली जोड़ी का कुछ नहीं लिखते साइन, उसके बाद से प्लस माइनस लिखते हैं. सो नंबर ऑफ पेयर्स आर ऑलवेज m plus 1, n is equal to 11. That will be the answer. कुछ समझा क्या आपको? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट इज डिफाइंड फ्रॉम अनग्रुप डेटा. देन लास्ट, फॉर पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल, मतलब r is equal to +1, one of the regression coefficient is 1.3 and the standard deviation of x is 2. तो वेरी इजी, r अगर +1 है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1.3 है, आपको फॉर्मूला याद है क्या? byx is equal to r into standard deviation of y upon standard deviation of x. इसमें पुट करो, byx कितना दिया है? 1.3. ओके, अब हो सकता है ये bxy होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं. पहले बताइए r कितना है? 1, परफेक्टली कोरिलेटेड लिखा है. फिर क्या लिखा है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ये तो पता करना है, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 2. तो इससे क्या मिल गया अपने को? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मिल गया 1.3 इंटू 2, कितना हो गया? 2.6. तो वेरिएंस ऑफ y कितना हो गया? 2.6 का स्क्वायर 6.76. सो दैट विल बी द आंसर. आपको वन ऑफ द रिग्रेशन बोला था, अगर ये इसमें नहीं आंसर आता था तो आप मानते थे फिर कि ये bxy का वैल्यू दिया है 1.3, और फिर अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज को रीशफल करते थे. कुछ समझा क्या? सो जितने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इससे संबंधित 54 क्वेश्चंस हम लोग ने किया, एंड देन नाउ वी विल सी द फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर फ्रॉम द सितंबर एग्जामिनेशन. सितंबर एग्जामिनेशन में पूरे चैप्टर से सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछे, 1 2 3 4. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वेटेज का इंपॉर्टेंस कितना है, कम है. ओनली 4 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. फॉल्स, बिकॉज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है बट स्केल से फर्क पड़ता है. बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी. Technically this is also false because the product should be less than unity. Product should be less than 1. Okay. Regression lines of two independent variables are parallel to each other. Independent variables की regression line parallel रहेगी. Actually में वो coincide करेगी if r equal to 0. But we can go with this. Yes, they may be parallel because the angle will be 0. If the, so this is also, B is also false, right? ऑप्शन सी भी परफेक्टली ट्रू नहीं है क्योंकि कोइंसाइड ही कर रही है. और ऑप्शन डी, इफ द टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड विथ ईच अदर देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएट्स. तो अगेन वी विल से, देखो कोइंसाइड कर रही है तो कोरिलेशन है ही नहीं, ऐसा नहीं, लीनियर कोरिलेशन नहीं है, हो सकता है दूसरे कोरिलेशन रहे. सो वी विल से देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन. सो वी विल गो विथ ऑप्शन सी. इसमें बी वाला गलत है क्योंकि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से छोटा भी हो सकता है और एक 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो दोनों को 1 से छोटा होना जरूरी नहीं है. सी वाला प्रैक्टिकली का भी होगा नहीं क्योंकि पैरेलल नहीं रहेगी, लाइन एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी, कोइंसाइड करेगी. डी वाले में गलत बात क्या है कि नो कोरिलेशन लिखा है, आर इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन देयर कैन बी सम अदर कोरिलेशन. नो लीनियर कोरिलेशन वुड हैव बीन परफेक्ट. आर इज इक्वल टू 0, देन आप बोल सकते थे ये भी सही है. तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डाउटफुल है, सी या डी में से दोनों में से कोई भी सही हो सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स? अभी आपको ऊपर लिख के बताया. प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स आर स्क्वायर. इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, देयर एग्जिस्ट इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट्स और क्लेम. बताइए, अगर क्लेम्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और क्लेम्स कम पे करना पड़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. सो वी कैन से दैट देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. एंड दिस वन,
आपको पूछ रहे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v पूछ रहे हैं। x की मदद से u मिल रहा है और y की मदद से v मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से, x और y का आपको क्या दिया है, वेरिएंस दिया है और कोवेरिएंस दिया है। तो पहले तो आप r x y निकाल लीजिए। r x y हो जाएगा कोवेरिएंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। देख लीजिए मैंने क्या लिखा, सही है क्या? r x y इज इक्वल टू 18.5 अपॉन 4 इंटू 5। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। कितना होता है ये वैल्यू? 0.925। ये r x y है। अब अगर x में चेंज करते करते माइनस से मल्टीप्लाई किया रहता था और y में प्लस से, तो साइन चेंज होती थी। लेकिन ये केस में देखो, x माइनस 3 अपॉन 2 किया है आपने, सो x को 1/2 से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, और y को भी y माइनस 2 अपॉन 3, y को भी पॉजिटिव 1/3 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब कि दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया है। सो देयरफॉर दिस विल आल्सो बी इक्वल टू r uv। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 0.925। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये हो गए कोरिलेशन के क्वेश्चंस एग्जाम वाले। अब वापस आ जाते हैं बैक टू आवर चैप्टर। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या हो गया यहां से हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, ये हो गया। 12:30 सोचा था, ये तो बहुत जल्दी हो गया। आपको और भी कुछ पूछना है इसे तो पूछ सकते हो। देयर इज एनीथिंग एल्स, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर यू कैन आस्क मी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो। आपको दो इक्वेशंस दिए तो आपको क्या करना होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई फॉर्म में रीअरेंज करना होता है, उससे बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकलता है, उससे वो क्वेश्चन करते हैं। सो बहुत रेयरली आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि डेटा दिया है कोरिलेशन निकालो, कोरिलेशन वो कार्ल पियर्सन वाला। आपको जनरली प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप देखा भी आपने एग्जाम में, उन्होंने प्रॉपर्टी वाले ये दो क्वेश्चंस पूछ लिया, 2 और 20 और 21, और टोटल 4 ही क्वेश्चन पूछा। सो दैट वाज स्ट्रेंज, बहुत कम पूछा है इस चैप्टर से इस बार, लेकिन इतना ही पूछा है। सो दैट्स ओके। वैसे भी वेटेज उसका कम ही है। देखो ना, 40 का 14% कितना होता है? 40 का 14% कितना होता है? 5 पॉइंट समथिंग, 5, मतलब 5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, लेकिन उसे 4 ही पूछा उन्होंने। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अपन लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर्स। बहुत इजी चैप्टर है इंडेक्स नंबर्स। बताइए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फॉर्मूले हम लोग ने देखे हैं? लास्पेर, पास्चे, डॉर्बिश बाउली, फिशर। आइडियल इंडेक्स कौन सा है? फिशर, है ना? तो देखते हैं आपको उसके फॉर्मूले ध्यान है क्या। मैंने पेज नंबर 4.2 पे पूरी समरी दे दिया है आपको। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड सो ऑन, पूरी समरी दे दिया है। यू शुड बी थरो विद द बुक क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है। टेक्स्ट बुक में इसकी एडिशनल क्वेश्चन बैंक में 100 क्वेश्चंस थे जो हमने सारे क्लास में डिस्कस किए थे, तो वो आपने थरो रहना चाहिए उससे। ओके चलिए, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। कितने हैं? 45 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, फॉर द ईयर 2015 द प्राइस इंडेक्स वाज 267% with base year 2005. The percentage increase in the price index over the base year was, index was 267, ये 100 है तो ये 267 है, तो इंक्रीज कितना हुआ? 167%. The value of the base time period serves as the standard point of comparison. True. Fisher's ideal formula does not satisfy circular test. 4 में से आखिरी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता है, याद आ रहा है? इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, ओके, 100 के बेस पे। अगर लास्ट ईयर का इंडेक्स 110 है, फिशर का 109 है, तो पास्चे का कितना है? तो इफ यू रिमेंबर, क्या करते हैं हम लोग? फिशर्स इंडेक्स इज इक्वल टू लास्ट ईयर इंटू पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन। तो करो, वैल्यूज को पुट करो, क्या हो जाएगा? 109 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 110 इंटू पास्चे, तो 109 पॉइंट समथिंग, 108.00 समथिंग, ऑप्शन ए पास्चे। समझ रहे हो क्या? और वैसे भी देख लो ना, फिशर इंडेक्स तो कहीं ना कहीं एवरेज है। एक 110 है तो दूसरा तो 109 से नीचे ही रहेगा,
एक ही ऑप्शन है, इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। समझ रहे क्या? कोई डाउट आ रहा है? बोलो ना, कोई बात नहीं, अभी कैलकुलेशन चेक कर लो, टेंशन नहीं लेने का। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 120 टू 180 व्हेन द सैलरी गोज अप फ्रॉम 240 टू 540, व्हाट इज द इंक्रीज इन रियल टर्म्स? तो बताइए, सैलरी पहले 240 थी जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 120 था, अब सैलरी 540 हो गई है, तो रिवाइज्ड न्यू सैलरी हम बोल सकते हैं इसकी रियल सैलरी कितनी हो गई है? 540 इंटू 120 अपॉन 180 रियल सैलरी, प्राइस एडजस्टेड टू द प्राइस कितना हो गया ये? 360। सो सैलरी 240 से 360 तक बढ़ी है। अगर हम लोग 120 के बेस की सैलरी के साथ कंपेयर करें, पहले सैलरी कितनी थी? 240 थी। 120 का जब प्राइस था तब सैलरी थी 240, अब प्राइस हो चुका है 180। तो आप ये देखते हो कि अब जो सैलरी हो चुकी है 540, उसका वैल्यू कितना है? 540 का कंपेरेबल वैल्यू, या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये 120 ये 180 है, ये 540 मिल रहा है, तो इसका बेस वो वाले प्राइस लेवल्स के हिसाब से सैलरी का वैल्यू कितना आ रहा है? तो आंसर वाज 360। तो इंक्रीज कितना हुआ? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट पे प्राइस इंडेक्स बोल रहे हैं, तो कर सकते हो, क्या कीजिएगा? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। याद आ रहा है क्या? करो फटाफट। 14 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 10, 140 प्लस 160 प्लस 300, 600 आ रहे। न्यूमरेटर P0 Q0 120 प्लस 200 320, 320 प्लस 240 560, 600 अपॉन 560 इंटू 100, 107.14। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस काफी रिपीटेड टाइम्स आते हैं। बताइए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वाज 97.5 एंड 115, सैलरी वाज 19,500। अब कितना देना चाहिए? जब प्राइसेस 97.5 थे तब सैलरी 19,500 थी, अब प्राइसेस 115 हो गए हैं, तो सैलरी कितनी होना चाहिए? टोटल बताइए पहले तो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 19,500 इंटू 115 अपॉन 97.5 कितना आया? 23,000। तो एडिशनल कितना बनता है? 3,500। ऑप्शन सी। समझा क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्लास में भी किया है ऐसे ढेरों। विच इज कॉल्ड एज एन आइडियल इंडेक्स नंबर फिशर। लेट द क्वेश्चन बी आस्क्ड। बिलीव मी, आप पेपर के बाद मुझे मैसेज करोगे कि सर स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट के कारण हम शायद पास हो जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स विल एक्चुअली हेल्प यू टू क्लियर। अगर आप इतने से तो चैप्टर्स हैं, इसको अगर अच्छे से कर लिए तो 40 मार्क्स से 40 में से 30 भी आ गए, तो उधर के 70 में से सिर्फ 10-15-20 लाना है। अगर आपका टारगेट 50 का है तो, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो फिर तो उसमें भी अच्छा मेहनत करना है। बताइए क्या पूछ रहे हैं? परचेज इंडेक्स नंबर, तो क्या कीजिएगा? अपने काम का रहेगा P0 P1, अपने काम का रहेगा Q1, है ना, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। प्राइस इंडेक्स से निकाल रहे हैं ना, बताइए, इंटू 100। P1 Q1 करो आप कैलकुलेटर में। 12 इंटू 22 M प्लस 8 इंटू 18 M प्लस 6 इंटू 11 4 इंटू 8, P1 Q1 मिल जाएगा। कितना हो जा रहा है न्यूमरेटर? 506 एंड P0 Q1। किसी का लगाना होगा तो बता सकते हो। 506 451, क्या आ रहा है आंसर? 112.19। तो वी कैन गो विथ ऑप्शन डी, द क्लोजेस्ट वन। यहां पर चारों ऑप्शन बहुत क्लोज वाले हैं, है ना। देन हमको उन लोग ने सेम डेटा दिया है और क्या बोल रहे फिर? कैलकुलेट मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। मार्शल एजवर्थ में क्या करते हैं हम लोग? मार्शल एजवर्थ में वेट क्या लेते हैं? सम ऑफ द क्वांटिटीज।
So summation of P1 into Q0 plus Q1 divided by summation of P0 into summation of Q0 plus Q1. आप कर लो, वेट निकाल लो. 20 plus 22 42, 16 plus 18 34, 21 15. ठीक है, ये वेट से मल्टीप्लाई करो. P1 इंटू W M प्लस करते चलो. 12 इंटू 42 M प्लस, 8 इंटू 34 M प्लस, ऐसा. 6 इंटू 21 M प्लस, 4 इंटू 15 M प्लस, MRC 962 डिवाइड बाय 10 इंटू 42, 8 इंटू 34, 5 इंटू 21, 4 इंटू 15 M प्लस. 857 तो लगाइए. 962 अपॉन 857 इंटू 100. ऑप्शन ए 112.25 समथिंग. सो ऐसा करना है इसको. डेटा सेम था, पिछले वाले में आपको परचेज इंडेक्स पूछा था, इस वाले में मार्शल एजवर्थ. इंडेक्स नंबर्स मेजर डैश चेंज रेदर देन एब्सोल्यूट चेंज. परसेंटेज बोथ भी करेक्ट है ना ये, लेकिन आपकी बुक का क्वेश्चन है. आपके आईसीआई के मॉड्यूल में देखो क्या आंसर दिया है, वो आंसर टिक करो. रिलेटिव परसेंटेज दोनों करेक्ट है यहां पर. परसेंटेज चेंज, सो बी परसेंटेज के साथ जाएंगे अपन. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग मनी इनकम विथ प्राइस इंडेक्स इज नोन एज. मनी इनकम को हम लोग प्राइस इंडेक्स के हिसाब से रियल वेजेस पे ला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेटिंग. डिफ्लेट कर ले, है ना, करंट वैल्यूज को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए. Past index is based on base year, false. Fisher is arithmetic mean, false. Arithmetic mean is appropriate average, false. Fisher is an ideal index number, true. Right? कौन सा appropriate average होता है index numbers के लिए? Geometric mean. If last place index number is 250 and past is 160, very easy. 250 into 160 का square root. एक ही आइटम था तो बीच में था, बाकी सब तो दूर दूर है. फिशर्स आइडियल इंडेक्स पूछा है आपकी बार, तो पहले लास्ट पेयर निकालना है, फिर पांचे निकालना है, फिर हाँ, तो आप इसको डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो. स्क्वायर रूट ऑफ समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100 लास्ट में कर देना. मतलब लास्ट पेयर पास अलग अलग निकालने के बजाय ये चार वैल्यूज निकाल लो और फिर आंसर आ जाएगा. बताइए समेशन P1 Q0, ये सब तो करना पड़ेगा आपको. ये देखो ये P1 है, ये P0 है, ये P1 है, ये Q0 है, ये Q1 है. डेटा ध्यान से पढ़ना, चारों वैल्यूज एक एक करके कैलकुलेट कीजिए. थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी उसी बहाने. (63 अपॉन 52 पहला वाला. P1 Q1 59 है ना, अपॉन (52) इंटू 100 कर लो. आपको आता है कैलकुलेटर पे करना है. 63 इंटू 59 डिवाइड बाय 52 और एक बार डिवाइड बाय 52 इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटू 100. कैलकुलेटर में करना आता है कि नहीं ये वाला पार्ट, तो करो सॉल्व. ऑप्शन ए 117.30 ऐसा है. टेस्ट याद है चारों इंडेक्स नंबर्स की? टेस्ट के नाम चार बताओ. यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट.
नेक्स्ट बताइए, लास्ट पीरियड इंडेक्स नंबर कौन सा है, इसमें से कैसे मिलेगा? क्या करोगे आप? समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q0, 600 अपॉन 240, 250, ऑप्शन ए। टाइम रिवर्सल टेस्ट, ऑप्शन बी, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। इफ प्राइस इंडेक्स नंबर इज 280, तो इंक्रीज कितना परसेंटेज हुआ? 180% हुआ, करेक्ट। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पास्चे इज कॉल्ड एज फिशर। पास्चे का फॉर्मूला कौन सा है इसमें से? PNQN अपॉन P0QN, करेक्ट। टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, वी यूज विच मेथड? वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, है ना, इतना इजी। देन फॉर नोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वी वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स किधर मिलेंगे आपको? रिटेल प्राइस शॉप्स में, रिटेल शॉप प्राइसेस, सही है कि नहीं? और सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। उससे P01 इंटू P12 इंटू P23 होगा कहीं आगे, आखिरी में P30 शुड बी इक्वल टू 1। फिशर इज एन नन ऑफ दीज, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन, है ना। मतलब इतना बेसिक है तो सबको पता रहना चाहिए। यही नहीं आता तो फिर यू शुड एक्चुअली कम अगेन इन सीए फाउंडेशन, ये तो आना चाहिए ना। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? कम अगेन। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन टू डिफ्लेटेड वैल्यू, बोलो क्या रहेगा? करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, इंटू 100 भी रहता है, लेकिन जो फॉर्मूले दी उसमें से ही करेक्ट है। नेक्स्ट, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से बोल रहे हैं। एवरेज बोले तो कौन सा एवरेज लेंगे हम लोग? एम। तो इसके लिए प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा बेटा, और फिर उसका अरिथमेटिक मीन। क्या करोगे? प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर इसका एवरेज निकाल लो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पहले से एक मिनट रुक जाओ, एम प्लस करते जाओ। 125 अपॉन 115 इंटू 100 एम प्लस, क्योंकि आपको बाद में वो ऐड करना ही है ना आखिरी में। 125 अपॉन 115 इंटू 100 एम प्लस, फिर 117 अपॉन 108 इंटू 100 एम प्लस, समझ रहे हो क्या? 108 अपॉन 95 इंटू 100 एम प्लस, 95 अपॉन 80 इंटू 100 एम प्लस, 95 अपॉन 90 इंटू 100 एम प्लस, MRC डिवाइड बाय 5, ऑप्शन डी एग्जैक्ट 111.00। तो ठीक है, समझे क्या? क्या किया आपने? क्या किया आपने? पांचों वैल्यूज का, पांचों प्रोडक्ट्स का प्राइस रिलेटिव निकाला और प्राइस रिलेटिव का सिंपल एम निकाल दिया। सिंपल एवरेज बोला था तो हम लोग एवरेज भी एम मानेंगे। इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ डैश नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स ओवर 2 और मोर पीरियड ऑफ टाइम। बुक के क्वेश्चन ही है बहुत सारे। तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी, ये भी बुक का है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर पूछा है, बताइए क्या करेंगे? PNQ0 1900 अपॉन P0Q0 1360। इस बार उन्होंने इंटू 100 करके नहीं ऑप्शंस दिए, तो जैसा दिया है 1.39। अगेन रेगुलर क्वेश्चन। आपकी 2010 में सैलरी 24,000 थी, तब 140 था, अब 224 हो गया है, तो अब सैलरी कितनी होना चाहिए? एडिशनल सैलरी कितनी होना चाहिए? तो टोटल निकाल लो पहले, फिर माइनस कर दो। टोटल कितनी होना चाहिए बताइए? 38,400। आंसर इज नॉट बी, आंसर इज ऑप्शन ए। गेटिंग इट और नॉट? सुटेबल इंडेक्स नंबर फॉर कंपैरिजन ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ एवरी ईयर। अगर आपको हर साल का प्राइस लेवल का चेंज कंपेयर करना है तो उसके लिए एक फिक्स्ड बेस लगेगा ना। फिक्स्ड बेस के लिए कौन सा नंबर रहता है सुटेबल? चेन बेस, जिसमें कॉमन बेस रहेगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे हम लोग। देन लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स में क्या फर्क था, कुछ याद है क्या? थर्ड ईयर का चेन इंडेक्स क्या होता है? P3 अपॉन P0 इंटू 100, और थर्ड ईयर का लिंक रिलेटिव क्या होता है?
P3 अपॉन P2 इंटू 100। लिंक रिलेटिव इमीडिएटली पास्ट ईयर से लिया जाता है, चेन इंडेक्स आपके बेस ईयर से लिया जाता है। परचेज प्राइस इंडेक्स, अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन, P0 Q0 P1 Q1, अपने काम का Q1 है। परचेज प्राइस इंडेक्स कर लो, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। शायद ये क्वेश्चन बुक में भी है, शायद सेम। कैलकुलेशंस भी ज्यादा टफ नहीं दिए हैं। वन 46.41 फॉर्मूला तो समझ गया था ना। क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर का ये लेना है, वेट लेना है। विच मेथड सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट? फिशर्स। लास्ट ईयर और पास्ट ईयर तो सिर्फ यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं, है ना, फालतू है। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इफ लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर आर नोन देन वन कैन कंप्यूट फिशर इंडेक्स बाय, कौन सा ऑप्शन सही है? एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू पी। ऑप्शन बी भी लगता है सही, लेकिन गलत जगह स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू पी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ऑप्शन बी वैसे ही गलत है। बताइए कौन सा टेस्ट है ये? टाइम रिवर्सल टेस्ट। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ऑफ कमोडिटीज, देन व्हेन द वेट्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज यील्ड्स बेस ईयर, तो इट विल बी लास्ट ईयर। अभी क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इसमें क्या बोला है? वेट्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी बोल दिया। प्राइस बोलते तो लास्ट ईयर सही था, वैल्यू बोल दिया। मींस वेट इज इक्वल टू P0 Q0। ओके, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। हाँ, अल्टीमेटली याद है आपको, इट लीड्स अस टू लास्ट ईयर। याद है क्या कैसा क्वेश्चन था अपना? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव क्या करते थे हम लोग? P1 अपॉन P0, उसको वेट देते थे हर बार P0 Q0 का। P0 P0 कट गया और नीचे समेशन में अपन करते थे समेशन P0 Q0। तो ये क्या होता था? समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। इट यूज्ड टू लीड अस टू लास्ट पेयर। याद है कि चार्ट जो क्लास में बनाए थे हमने? नहीं याद है? आपकी नोटबुक में होगा बेटा, है क्या? नोटबुक में होगा, ढूंढोगे तो। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा भी था, दिस वेटेड एवरेज इज इक्वल टू लास्ट पेयर मेथड। उसका रीजन भी समझाया था आपको। देन इंडेक्स नंबर्स आर नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। द थ्री इंडेक्स नंबर्स लास्ट पेयर, पास्ट ईयर, फिशर डू नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस इज कॉल्ड एज सर्कुलर टेस्ट। नहीं, शिफ्टिंग द बेस इज सर्कुलर टेस्ट क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम शिफ्ट कर रहे हैं। Then last year's index number is a weighted aggregate by taking dash as weight quantity consumed in the base year. Which one of the following method is based on geometric mean for calculating index number? Fisher. Which one is test is not applied for selecting an index number? Price relative test। ऐसी कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है? इतना इजी, इतना इजी। ओके, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दीज आर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। कोई मैंने इसमें कोई फिल्टर डाउन नहीं किया कि डिफिकल्ट हटा देते हैं, जो थे वो पूरे लिया है, पूरे। ओके, और बस जो पिछले 3-4 एग्जाम्स के आपको बताया वो अलग से सॉल्व है, और जो सितंबर का है वो अपन अभी कर रहे हैं। आ जाओ, सितंबर का पेपर, उसके हैं ये 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के, और कुछ नहीं है। पेज नंबर ये एग्जाम पेपर में 8th पेज पे देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको दिया है 273 with 2010 as the base year. Average monthly wages was 8190। तो रियल वेज क्या है? तो क्या करोगे? 8190 इंटू 100 अपॉन 273 कितना होता है? 3000। ये बच्चे ने भी सही किया है, समझ रहे क्या? 8190 इंटू 100 अपॉन 273। कुछ समझा क्या?
रियल वेज निकालने के लिए हमको रेसिप्रोकल लेना है ना, परचेसिंग पावर, तो मतलब कि यहां पर हमको 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स करना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, इसमें से फिशर बच्चे का सही है। वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू, वैल्यू इंडेक्स V1 अपॉन V0 इंटू 100, मतलब टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो कौन सा सही है देखो, बोल रहे प्लस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके कि माइनस करके, तो कौन सा आंसर है, डिवाइड करके। इंडेक्स में तो रेशियो रहेगा ना हमेशा, इतना इजी क्वेश्चन, यानी बुक का क्वेश्चन है। देन आपको लिखा है, देखो क्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 टू 200, सैलरी ऑल्सो रेज फ्रॉम 330 टू 500। तो आपको सैलरी का रियल वैल्यू निकालना है, 500 इंटू 110 अपॉन 200, 275। अब देखिए उसकी सैलरी एक्चुअल में 275 आ रहा है क्या, तो उसका गेन कहां हो रहा है, उसको तो लॉस हो रहा है। अब यहां पर हमको रियल टर्म्स पूछा है, तो हम लोगों को दोनों का रियल वेजेस निकालना पड़ेगा। ओके, ईयर वन का रियल सैलरी कितना रहेगा, हाँ, नॉमिनल वेज इंटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स। तो ईयर वन का एंड ईयर जो भी आगे का ईयर एक्स का कितना रहेगा, चलो 330 इंटू 100 अपॉन 110 बताओ, 300, और ये वाला बताओ 500 इंटू 100 अपॉन 200, 250। तो उसका रियल टर्म्स में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस बाय ₹50। बुक क्वेश्चन है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इज कंसीडर्ड, प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स व्हेन इट इज डिसाइरेबल टू शिफ्ट द बेस, टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस, सर्कुलर टेस्ट, बुक का क्वेश्चन है। सो इतना इजी तो पूछते हैं, 5 क्वेश्चन, उसमें से 2 तो डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट बुक के क्वेश्चन है, और एक तो ये इंडेक्स का है। पांचों इजी है यार, क्या बोलो, इज इट ओके? सो दिस इज इंडेक्स नंबर चैप्टर एंड ऑल क्वेश्चंस ऑफ सितंबर एग्जाम फ्रॉम दैट कवर टिल ईयर। ओके, तो अभी अगर हम लोग सितंबर एग्जाम का थोड़ा एनालिसिस करें तो चैप्टर 2 से कितने क्वेश्चंस थे, 5 प्लस 6 7 प्लस लास्ट पेज पे थे 8 9 10 क्वेश्चन थे चैप्टर 2 से, ठीक है। चैप्टर 1 से ज्यादा थे, देखो 1 2 3 4 5 6 10 क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 से। एक बनाओ थोड़ा छोटा सा स्टेटमेंट, चैप्टर 1 10 क्वेश्चंस, सॉरी कितने थे अभी गिना, 7 थे क्या, 1 2 3 4 5 6 7, और एक है, ये भी एक है। चैप्टर 1 के 7 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2 के 10 थे, चैप्टर 3 के 4, चैप्टर 4 के 5, लिखे यहां तक के, उस हिसाब से 5 के कितने रहना चाहिए, 5 के हैं इतने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, चैप्टर 5 के 7 क्वेश्चंस, चैप्टर 6 के 5 क्वेश्चंस, और चैप्टर 7 सैंपलिंग अपनी किताब में चैप्टर 7 है, उसके 2 क्वेश्चंस। देखो लगाओ टोटल 40 हो रहा है क्या, हो गया टैली। सो इस बार सरप्राइजिंगली चैप्टर 2 से थोड़ा कम पूछा, और प्रोबेबिलिटी से एक हाथ क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा पूछ लिया। ओके, चैप्टर 1 से भी काफी पूछ लिया, चैप्टर 1 के साथ। एक्चुअल में आईसीआई के मॉड्यूल में सैंपलिंग चैप्टर 1 का ही पार्ट है, तो हाँ वो उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 बना दिया है, तो उन्होंने उसका मिला के 9 क्वेश्चन पूछ लिया, 7 + 2 9, तो वहां ज्यादा वेटेज आ गया एज कंपेयर टू दिस। फिर भी हमेशा चैप्टर 1 2 और 7 मिला करके 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, इस बार भी 19 आए थे। दिख रहा है आपको आइडिया? ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी हमारा यहां तक तो हो गया है, और लंच ब्रेक का टाइम नहीं हो। आपको कुछ भी पूछना है अभी तक के जो 4 चैप्टर्स हुए, आप पूछ सकते हो उससे संबंधित। इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन आस्क मी, इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। सैंपलिंग चैप्टर भी मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया है अलॉन्ग विद द प्रॉपर नोट्स। सैंपलिंग करवाए हैं क्या? सो उसको हम लोग ने बुक में भी मार्किंग किया था। ये कौन से टाइप की सैंपलिंग होती है
है ना, कौन सी सैंपलिंग का क्या मीनिंग है। अभी क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का आया था, है ना, कि सब पॉपुलेशन में से फिर इक्वल चांस रहता है। तो काफी थियरी दी है उन्होंने सैंपलिंग में, कौन से टाइप के एरर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे क्या होते हैं। तो ये इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक पूछना था, पूछ सकते हो, मैं उतना पार्ट करवा देता हूं। आपके पास में शायद होंगे नोट्स, नोटबुक में नहीं लिखे होंगे तो कम से कम इमेज फाइल होंगे आपके पास, पीडीएफ होंगे, वो भी डाउनलोड नहीं किए तो फिर भगवान भरोसे चल रहा है काम, है ना, क्लास लगा के भी अगर अपन उतना नहीं कर रहे तो। सो ये सब हम लोग ने किया है क्लास में। ओके, बोलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपन, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के, फिर ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद रिज्यूम करेंगे। ओके, 115 तक जितने क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के उतने करते हैं हम लोग। ओके, सो गुड, नाउ वी आर अहेड ऑफ टाइम, बट प्रोबेबिलिटी में बोल नहीं सकते कितना टाइम लगेगा। और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को फॉर्मूले वगैरह भी अप्लाई करना होता है, टर्म्स भी रहते हैं, इंटरप्रेट भी बराबर करना है। तो कुछ कुछ बच्चों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर थोड़ा सताता है, तो लेट अस ट्राई एंड टैकल इट। आपको डाउट्स आते हो तो आप पूछ सकते हो। एंड ये क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई भी और सोर्स का कोई भी क्वेश्चन, वेदर योर टेस्ट सीरीज और एनी अदर मटेरियल, आईसीआई का, एमटीपी, कहीं से भी आपको डाउट आता है, आप मुझे लाके दे सकते हो, पूछ सकते हो। सो पेज नंबर 6 पे 5.6 पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी के ढेर सारे क्वेश्चंस, ओके, ज्यादा नहीं है, 61 ही क्वेश्चंस हैं, तो इतने काफी है क्या? काफी तो कुछ नहीं रहता है। ओके, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम रहती है। अभी इन एनी केस हम लोग बाय द एंड ऑफ आवर क्लास टुडे वी विल हैव कंप्लीटेड मोर देन 300 क्वेश्चंस, ओके, जस्ट हाफ अ डे सॉर्ट ऑफ। 300 से ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब फोकस करके करो तो इतना कर सकते हैं, बट वो पहले से आता था इसलिए कर पा रहे हैं फास्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवेल्स? सो देखो, कुछ भी बोलते जाओ, नहीं क्या जो दिख रहे हैं उसमें से 2/4, 1/2, 1/4, 1/6। देखिए, आपको देखना है कि जो दो दो की जोड़ियां बनती कितनी है। तो इसमें नन शुड बी वॉवेल, मतलब एच और एम ही चाहिए, तो एक ही जोड़ी है जो परफेक्ट है। एंड इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 2 आउट ऑफ दिस 4 कॉम्बिनेशंस की अगर बात कर रहे तो 4C2 कितना होता है? 6 होता है, तो आंसर विल बी 1/6। क्लास में आपको करवाया था मैंने, वहां सैंपल स्पेस भी लिख के करवाया था, HO, HM, HE, OM, OE, ME, ये 6 में से सिर्फ H और M वाला ही जोड़ी है जो कि सही है, जो कि हमारे इवेंट को सेटिस्फाई करती है। हाँ, ये भी बुक का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन। सो अदर देन 1 रुपी कॉइन कितने हैं यहाँ पर? 35 कॉइन्स हैं, एंड टोटल कॉइन्स कितने हैं? 50। सो 35/50.7। ऐसे क्वेश्चन आजकल क्यों नहीं आते हैं, क्या पता, देखते हैं सितंबर के पेपर का कैसे आते हैं। चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, 7 और 11। तो देखो, गेटिंग अ 7 के चांस होते हैं 6/36, क्योंकि पहले डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए तो 7 आ सकता है, और 11 के चांस होते हैं 2/36, 5 6 6 5। तो टोटल चांस कितना हो गया? 8/36, कैन बी रिटन एज 2/9। कुछ समझ रहे क्या? If a coin is tossed 5 times, then the probability of getting tail and head occurring alternatively, tail head, tail या HT, बताइए, दोनों चलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि पहले टेल्स ही चाहिए, तो दोनों चलते। तो बोलो TH का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2⁵, नहीं क्या? क्योंकि हर एक इवेंट का 1/2 है ना, 1/32, और इसका भी रहेगा उतना ही 1/32। सो 2/32 मतलब 1/16, ऑप्शन बी। थोड़ी देर बाद ये 6 कॉइन्स का आने वाला है क्वेश्चन, अभी 5 का आया है। समझ रहे हैं कि क्या किया? क्लियरली लिखा रहता था कि फर्स्ट शुड बी टेल्स, तो फिर हम लोग उसको कर देते हैं चीज। यस, व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, the probability of the number on one dice being greater than the sum of the other 2 numbers। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें 3 डाइस है, वैसे तो 3 डाइस के टोटल पॉसिबल आउटकम 216 होते हैं, 6 × 6 × 6। अब इसमें वो केसेस चाहिए जहां पर एक डाइस का नंबर दूसरे 2 के टोटल से ज्यादा है, एक डाइस का नंबर
दूसरे दो के टोटल से ज्यादा है। सो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग उसके लिए पूरे केसेस लिखेंगे। ओके, मैं यहां पर लिख रहा हूं वेरियस केसेस। क्या क्या केसेस रह सकते हैं? तो पहले डाइस में 6 रहेगा, दूसरे दोनों डाइस में 1 1 रहेगा। समझ रहे हो? ये 1 डाइस है और ये दूसरे 2 डाइस का टोटल है। फिर पहले डाइस में 6 रहेगा, इसमें रहेगा 1 और 2, 6 1 3, 6 1 4। 6 1 5 चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो इक्वल हो जाएगा, हमको ग्रेटर चाहिए। सी दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस प्लस दिस। समझ रहे हो? डाइस 1 में जो आया शुड बी ग्रेटर देन डाइस 2 प्लस डाइस 3, ऐसा। फिर 6 2, अब 2 1 वापस नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 6 1 2 लिख दिया हमने। इसको यही के ये हम लोग गिन लेंगे ना, इसको कितने वेज में कर सकते हैं। तो 6 2 1 नहीं, 6 2 2 हो सकता है, 6 2 3 हो सकता है, 6 2 4 नहीं हो सकता है। फिर 6 3 1 हो चुका है, 3 2 हो चुका है, 3 3 हो नहीं सकता। फिर 6 4 1 हो चुका है, 4 2 हो नहीं सकता। 6 5 1 नहीं हो सकता, 6 6 हो नहीं सकता। फिर पहले डाइस में 5 आया तो 5, फिर 1 1 5 1 2 5 1 3, अंडरस्टैंडिंग? 1 4 नहीं हो सकता। 5 2 1 हो चुका है, 2 2। कुछ समझ रहा क्या? इसमें जो टोटल है वो कम रहेगा। 2 3 नहीं हो सकता। 5 3 1 3 2, 3 1 हो सकता है, हो चुका है। 3 2 नहीं हो सकता। दैट्स इट। फिर पहले डाइस में 4 आ रहा है, 1 1 4 1 2, 4 1 3 नहीं हो सकता। और 4 2 1 हो चुका है, 2 2 भी हो नहीं सकता, आगे तो हो नहीं सकता। 1 3 भी नहीं, 3 1 भी नहीं, है ना? फिर 3 आया तो 1 1 पॉसिबल है, 2 2 1 2 नहीं, 2 1 नथिंग। समझ गए? दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। अब आपको गिनना है कि आउटकम कितनी कितनी बार हो सकते हैं। ऐसे 6 1 1 का कॉम्बिनेशन कितनी बार हो सकता है, मतलब परम्यूटेशन, इसको रीअरेंज करोगे तो कितने बन सकते हैं? देखो इसमें 1 तो रिपीट है, तो 6 3 जगह आ सकता है, तो कितनी बार आ सकता है? ये 3 बार। समझ रहे हो? क्योंकि 216 टोटल में 6 1 1 भी कवर्ड है, 1 6 1 भी कवर्ड है, 1 1 6 भी कवर्ड है ना। तो बार बार लिखने की जगह मैंने उसका ऐसा लिख दिया। समझ रहे हो? तो 3 6 1 2 कितने तरीके से हो सकता है? 3 नंबर 3 पोजीशंस, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। सो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, जहां पर नंबर्स अलग अलग है वहां 6 लिख देता हूं, जहां पर डिजिट्स ये नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं वहां 6 रहेगा। आप बताइए कुछ गलत है क्या? और जहां पर रिपीट है, 2 नंबर्स कॉमन है, तो वहां पर 3 रहेगा। 6 2 2 3 तरीके से, 5 2 2 3। दैट्स इट। दीज आर द वेरियस वेज इन विच इट कैन हैपन। इसका टोटल लगा लीजिए। 6 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7। 6 इंटू 7 42। समझ रहे क्या? फिर ये 1 2 3 4 5 6 60। सो ये टोटल 60 हो गया आउट ऑफ 216। कुछ समझा कि क्या ऊपर से गया? क्या क्या क्वेश्चन क्या था कि भाई कोई एक डाइस जिसका टोटल, जिसका जो वैल्यू है वो दूसरे 2 डाइस के टोटल से ज्यादा होना चाहिए। तो 6 1 1 1 भी होगा और 1 6 1 भी करेक्ट आंसर है, वो भी एक्सेप्टेबल आउटकम है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डाइस का ही दूसरे 2 से ज्यादा, कोई भी 3 में से कोई भी एक डाइस का बाकी 2 से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मैंने उसके नंबर ऑफ केसेस लिख डाले। 6 1 2 को मैंने 6 क्यों लिखा? क्योंकि इसको मैं 6 तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं, है ना। अब इसमें से कोई रिपीट तो नहीं कर दिया, देख लीजिए ध्यान से। हमने कोई ऐसी 3 की जोड़ी रिपीट तो नहीं कर दिया गलती से? नहीं किया ना, नहीं किया, वो ध्यान रखा है। तो 60 अपॉन 216 शुड बी द आंसर। 60 अपॉन 216। देखो ऑप्शन में क्या रहेगा, कहां गया? 60 अपॉन 216, ऑप्शन डी। ये 611 161 एंड 116। और चौथा तरीका कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 2 नंबर्स तो सेम ही है, तो उसमें आपस में और चेंज नहीं कर सकते।
ऐसा समझ रहे हैं, इसलिए 3 3 3 3 3 3 फैक्टोरियल अपॉन, हाँ इसमें रिपीट है तो वैसा भी कर सकते हैं आप, 3 अलग अलग मान लो, बाद में देखो कि भाई ये तो रिपीट है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर दिया तो भी हो जाता है। सीखे होंगे ना मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अलग। अ पर्सन स्पीक्स द ट्रूथ 3 out of 4 times. If he throws a die and says that the number 6 appears, what is the probability that it is actually 6? झूठा है, झूठा आदमी है, 4 में से 3 बार ही सच बोलता है, एक बार तो झूठ बोल देता है। और अब उसने डाइस थ्रो करके बोल दिया कि 6 आया है, तो 6 होने के चांस क्या है? तो इसको भी अपने को थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। कैसे समझ के, क्या समझ के? तो देखिए देखिए क्या क्या हो सकता है वो देखिए। ही इज सेइंग दैट इट इज अ 6। ओके, नाउ सी द आउटकम ऑफ द डाइस। क्या दिया आपको? वो 4 में से 3 बार सच बोलता है, वो बोल रहा है नंबर 6 आया है। तो आउटकम क्या हो सकते? आउटकम हो सकते वो बोल क्या रहा है एंड एक्चुअली क्या हुआ है, सेज एंड एक्चुअल। टोटल 4 टाइप के आउटकम पॉसिबल है। वो बोल रहा है 6 आया है, एक्चुअल में भी 6 आया है। वो बोल रहा है 6 आया है, एक्चुअल में 6 नहीं आया है। वो बोल रहा है 6 नहीं आया है, एक्चुअल में 6 आया है। वो बोल रहा है 6 नहीं आया, एक्चुअल में भी नहीं आया है। ये 4 टाइप के केसेस पॉसिबल है, समझ रहे हो क्या? अब इसमें से वो बोल रहा है 6 आया, तो हमारा सैंपल स्पेस इतना ही रहेगा, लेकिन ये चारों की एक प्रोबेबिलिटी तो निकालो जरा। अगर वो बोल रहा है 6 आया है, बोल रहा है 6 आया है, एक्चुअल में भी 6 आया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो ध्यान से कि बोल रहा है 6 आया है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 1/6। ठीक है, 6 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 आया तो वो सच बोलेगा, उसके चांस क्या है? 3/4। तो 1/6 इंटू 3/4। पहला लाइन सच की लाइन है ना, सच के साथ खड़े हैं अपन, तो हाँ 3/24। सारे आउटकम में से इस आउटकम का कितना चांस है? 3/24। उसको और सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि 24 के बेस में चलेगा। लास्ट वाला भी देखो, 6 नहीं आने के चांस क्या है? 5/6। और उसके सच बोलने के चांस क्या है कि 6 नहीं आया? 3/4। तो ये इसके चांसेस कितने हैं? 15/24। यहां तक समझ रहे हैं? अब बीच के दोनों रोज में वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअल में 6 नहीं आया, 6 नहीं आने के चांसेस थे 5/6। अब ध्यान से समझो आप, 6 नहीं आया फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने के चांस क्या है? 1/4। तो इस इवेंट के चांस कितने हैं? 5/24। और 6 आया, उसके चांस थे 1/6, पर उसने झूठ बोला 1/4, तो इसके चांस कितने हैं? 1/24। ये हमारा पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस हो गया 24/24। देख सकते हैं आप। अब इसमें से कुछ समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने बोला है कंडीशनल, उन्होंने बोला है कि वो बोल रहा है ना कि 6 आया है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 8/24 केसेस। वो 8 में से वो बोल रहा है अब 6 आया, तो कितनी बार 6 आता है और कितनी बार नहीं आता है बताइए? 8 में से कितनी बार 6 एक्चुअल में आता है और कितनी बार नहीं आता है? आपको दिख रहा है यहां पर। अच्छा ये बताओ, 24 केस में वो कितनी बार बोलता है कि 6 आया है? 24 केस में कितनी बार बोलता है कि 6 आया है? 2 कहां से है? ये ऐसा 1 और 2 ऐसा। अरे ये 24 के बेस पे है। 8 बार बोलता है ना कि 6 आया है, और बाकी के 16 बार बोलता है 6 नहीं आया है। अब इस बार वो बोल रहा है कि 6 आया है, बोल रहा है कि 6 आया है, तो उसमें 6 एक्चुअली कितनी बार आया? 8 में से कितनी बार आया है? 8 में से 3 बार आया है, 5 बार नहीं आया है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? 3/8। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से भी हो सकता है। गिवन दैट ही इज सेइंग दैट इट इज अ 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6? तो क्या है हमारा? इसको 6 है बोलने की प्रोबेबिलिटी को P of B बोल दो,
एंड 6 होना भी चाहिए, उसको P ऑफ A बोल दो। तो हम करेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो हम करेंगे 3/24 अपॉन 8/24, तो आंसर आ जाएगा 3/8। ऐसा है, थोड़ा अलग है, आंसर आ रहा है 3/8। वो 24 में से 8 बार बोल रहा है ना कि 6 आया है, तो 8 में से कितनी बार एक्चुअल में आया है, तो 8 में से 3 बार एक्चुअल में 6 आया है क्या कुछ समझने लायक चीज कि छोड़ने लायक चीज है? 3/8। सो अगर ये इतना ही हमारा बेस रहेगा तो हमारा आंसर रहेगा 3/8। तो उसने बोला 6 आया है, तो वो उसमें से 3/8 टाइम एक्चुअल में 6 आएगा और 5/8 टाइम 6 नहीं आएगा। और उसने बोला 6 नहीं आया है, तो उसमें 1/16 और 15/16 का रेशियो रहेगा। ठीक है, 15/16 टाइम वो सच बोल रहा है और उसमें 1/16 टाइम उसका झूठ है, 6 नहीं आया बोल रहा है। तो ऐसा, क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी उसमें मिक्स हो गई है, इसलिए अपने को सैंपल स्पेस लिख के करना पड़ा। इज दिस क्वेश्चन ओके? ठीक है, होंगे 60+ क्वेश्चन से, उसमें से मे बी 10%, 6 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं, लेकिन फोकस ऑन व्हाट अदर क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू। ये तो अभी तो बन गया, एग्जाम में आया है तो थोड़ा ऐसा सोच के करने की कोशिश करना। मैं तो सैंपल स्पेस लिख लेता हूं, फिर अपना देखता हूं कि भाई उसने बोला 6 आया है, तो उसमें से 3 बार आ रहा है, 5 बार नहीं आ रहा है। तो वी विल गो विथ ऑप्शन ए, 3/8। नेक्स्ट, P of A union B is equal to 0.7, P of A is 0.4 and P of B is 0.3। तो मुझे बताइए यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा? P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। कुछ याद आ रहा है क्या? अब इसमें जो डेटा दिया है उससे क्या समझ आ रहा है? इंडिपेंडेंट तो नहीं है। P of A 0.4 है, P of B 0.3 है, सो P of A इंटरसेक्शन भी कितना आ रहा है? 0। दोनों ही आंसर दिए, दोनों ही गलत। दो भाई दोनों तबाही। P of A इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। अगर बेटा दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो पार्टी में आएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए इंटरसेक्शन भी कैन नॉट हैपन टुगेदर। समझ में आ रहा है क्या? ये था इंडिपेंडेंट का आपका मीनिंग था, आपको याद होगा तो P of A इंटू P of B इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B। एग्जॉस्टिव का मीनिंग था P of A यूनियन B इज इक्वल टू 1। ये मिलकर के सारी सैंपल स्पेस कवर करते हैं, तो इन दिस केस द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कुछ समझा क्या डेटा से? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Then next, if one of the two events must occur and the chance of the first event is 2/3 of the other, then the odds in favor of the other event is। odds in favor की भाषा मतलब कि probability of happening of the other event is to probability of the failure of the other event। odds in favor याद है, success is to failure होता था। okay, odds in favor में डिनोमिनेटर छोटा भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, ऑड्स इन फेवर पूछा। चलिए, इस बार भी सीधा सीधा नहीं दिया, बोला चांस ऑफ फर्स्ट इवेंट इज 2/3 ऑफ द अदर। सो मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 2/3 ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ऐसा सही लिखा क्या? चांस ऑफ फर्स्ट इवेंट इज 2/3 ऑफ द अदर इवेंट एंड वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट अकर। तो क्या मैं लिख सकता हूं P of A प्लस P of B इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों में से एक इवेंट तो होना ही चाहिए। अब आपको B के लिए सॉल्व करना है ना, तो आप इसमें क्या करो, A की जगह पर B की वैल्यू डाल दो। A की जगह पर डाल दो 2/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर डालो, क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 5/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना हो गया? 3/5। यहां तक समझिए क्या? मतलब कि ये इवेंट होने के चांसेस है 3/5। मतलब अगर इवेंट करेंगे तो 3 बार सक्सेस मिलेगा, 2 बार फेलियर। सो रेशियो क्या रहेगा?
इन फेवर वाला ऑड्स रहेगा 3:2. ओके, सक्सेस इज टू फेलियर. प्रोबेबिलिटी 3/5 है, therefore इसमें 3 बार होगा, 2 बार नहीं होगा. सो द रेशियो विल बी 3:2. तो इसमें कुछ बच्चे तो यही पढ़ के ही यहां पर इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे. क्या लिखा है? चांस ऑफ फर्स्ट इवेंट इज 2/3 ऑफ दैट ऑफ द अदर. तो P of A is 2/3 ऑफ P of B एंड वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट अकर, मतलब दोनों मिलकर के दोनों का टोटल होता है 1. दोनों का जो ये है, दोनों मिलकर सैंपल स्पेस कवर करते हैं एंड कुछ भी उनमें कॉमन नहीं है. देन वेरी इजी क्वेश्चन. वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज 23. फाइंड द वेरिएंस ऑफ 2x + 10. ये बुक का क्वेश्चन है आपके सेट ए का. 2x + 10. तो वेरिएंस जब हम निकालते हैं, वेरिएंस मींस द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते थे. वेरिएंस से वेरिएंस निकालते तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इफ y इक्वल टू a प्लस bx, देन वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू b स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x. कर लो बेटा. 4 इंटू 23 92. ऑप्शन डी. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब कि कंटिन्यूअस वेरिएबल का, तो क्या रहेगा? हमेशा वो एरिया की बात करता है. इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0. क्या रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एरिया कैन नेवर बी लेस देन 0. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए. P of A यूनियन भी पूछा है, क्या करोगे आप? P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, है कि नहीं? करो. ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 12. 6 + 4 - 3, 7/12. यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते थे, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. Two different dice are thrown simultaneously. Probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 9. Very easy. 9 कौन से जोड़ी से आ सकता है बताइए? 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3. मैंने आपको समझाया है क्लास में, लॉन्ग फॉर्म क्लास का कोई अल्टरनेटिव नहीं है. डोंट एवर थिंक कि वन डे रिवीजन कर लेंगे और पास हो जाएंगे. हो ही नहीं सकता ऐसा. यू हैव टू अटेंड ऑल द क्लासेस 60 70 80 आवर्स जितना पढ़ाए गए, तो फिर अपना बेस बनता है सोचने का एबिलिटी. मैंने आपको बताया है क्लास में कि आप फर्स्ट डाइस का सोचो. फर्स्ट डाइस में 1 2 3 4 5 6 में से कौन सा नंबर आएगा ताकि टोटल 6 बन सकता है. तो 3 4 5 6 आएगा तो बन सकता है. दैट्स इट. दैट गिव्स यू द आंसर 4/36 मींस 1/9. 36 क्यों किया ये भी समझा क्या? क्यों किया 36? क्योंकि हाँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. P of A यूनियन भी दिया है, P of A इंटरसेक्शन भी दिया है. क्या पूछा है? P of A डैश प्लस P of B डैश. अब यहां पर भी अगेन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. अलग अलग फॉर्मूले. A यूनियन भी मतलब एटलीस्ट वन हैपनिंग, A इंटरसेक्शन भी मतलब बोथ हैपनिंग. ठीक है ना? तो आप नॉर्मल यूनिवर्सल फॉर्मूले में लगा के देखो. A यूनियन B इज P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. देखो इससे क्या मिलता है? 0.8 इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस 0.3. सही लिखा क्या? Therefore P of A प्लस P of B कितना हो गया? 1.1 है ना? 0.8 प्लस 0.3. यहां तक समझ में आ रहा है? अब P of A प्लस P of B मिल गया. अपने को चाहिए P of A डैश प्लस P of B डैश. यार तो क्या करेंगे बताइए? क्या करोगे? देखो हाँ, P of A डैश को आप कैसे लिखोगे? P of A डैश प्लस P of B डैश चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P of A प्लस 1 माइनस P of B. कुछ समझा क्या? ये हो जाएगा 2 माइनस P of A प्लस P of B. सो 2 माइनस 1.1 0.9. इसको इस तरीके से टैकल किया अपन ने. देखिए ध्यान से, A डैश की जगह लिख दिया 1 माइनस P of A,
बी डैश की जगह लिख दिया 1 माइनस पी ऑफ बी, और इन दोनों को जोड़ दिया आखिरी में साथ में, 1 + 1 2 इधर आ गया। मैच हुआ आंसर। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडेज। आपने सैटरडे का किया था और आपको आंसर याद है 2/7। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं वापस। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो कितनी कंप्लीट वीक्स होती है? 52 वीक्स। उसके बाद कितने दिन बचते हैं? 2 दिन बचते हैं। 52 × 7 होता है 364 प्लस 2 डेज, ऐसा। अब वो 2 दिन में पहला दिन भी वेडनेसडे हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तो इट कैन बी वेडनेसडे थर्सडे और ट्यूसडे वेडनेसडे। सो 7 में से 2 पॉसिबिलिटी है कि वेडनेसडे हो जाए वो। अगर ये नॉन लीप ईयर होता था तो 1/7 आंसर होता था, लेकिन अगर ये वेडनेसडे की जगह संडे होता था तो भी आंसर सेम रहता था। नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड्स एंड टेल्स अल्टरनेटिवली इज, बताइए। HT 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 TH 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 TH, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2⁶, 1/32, करेक्ट। ये हो जाएगा 1/64 और ये भी हो जाएगा 1/64, सो 2/64, 1/32। ये इसीलिए आपको आना चाहिए क्योंकि पिछले पेज पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने 5 वाला किया था। मैंने बोला भी था 6 वाला आने वाला है थोड़ी देर बाद। जमा क्या? कौन से नहीं जमते तो मार्क कर लो, वापस सोचना। राम इज नोन टू हिट टारगेट इन 2 out of 3 shots। ओके, रावण को मारना है ना राम को तो। एंड श्याम इज नोन टू हिट द सेम टारगेट इन 5 out of 11 shots। इनका चलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट इफ दे बोथ ट्राई? टारगेट वुड बी हिट इफ दे बोथ ट्राई, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल नॉट बी हिट। ऐसे ही करते हैं ना इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ R डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S डैश। क्योंकि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब राम नहीं कर पाएगा उसके चांस से 1/3 एंड श्याम नहीं कर पाएगा उसके चांस से 6/11। सो ये देख लो ये कितना हो जाता है, 1 माइनस 2/11, 9/11। सो टारगेट विल बी हिट का प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं हम लोग। कुछ समझ रहा क्या? नेक्स्ट, ये इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आते हैं टारगेट विल बी हिट के जैसे। 3 स्टूडेंट्स आर गिवन क्वेश्चन, है ना, देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी था दिस मच। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल नॉट बी सॉल्व्ड। नॉट बी सॉल्व कैसे निकालोगे? P of A डैश इंटू P of B डैश इंटू P of C डैश, जैसे यहां किया। लॉजिक आप समझो, डोंट जस्ट थिंक कि फाइनल आंसर्स चाहिए। फाइनल आंसर्स चाहिए तो मैं आपको ऐसे दे दूंगा, दिए ही है। इनफैक्ट आपको समझना है, एग्जाम में भी उसको उस तरीके से फिर थिंक करना है आपको। बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट और अ रेड बॉल इन अ ड्रॉ ऑफ अ सिंगल बॉल, व्हाइट और रेड, वेरी इजी। 4 + 3 7, और टोटल बॉल्स कितने हैं? 12, तो 7/12। याद नहीं क्या? When 2 dice are thrown simultaneously, then the probability of getting at least 1 5. एक बार 5 चाहिए भाई, एटलीस्ट 1। तो कितने वेज में से आ सकता है 5? देखो, पहला नंबर 5 आ सकता है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या दूसरा भी तो 5 आ सकता है, 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 6 5, क्योंकि 5 5 तो ऑलरेडी लिख लिया है। तो टोटल कितने वेज हैं? 11, 11/36। समझे क्या? 2 events are such that they do not occur simultaneously, so they are called as mutually exclusive events. Probability of having at least 1 6 from 3 throws of a perfect die. Probability of at least 1 का फॉर्मूला याद रखना, 1 minus probability of none। याद होगा, ये तो बहुत बार किया था। Probability of at least 1 is 1 minus probability of none। तो क्या हो जाएगा? 1 minus 5/6 into 5/6 into 5/6, ऑप्शन डी। बुक का क्वेश्चन था ये। Probability of winning a game is 2/3. What is the probability of winning more than half of the games in 4 games?
मोर देन हाफ मतलब या तो 3 गेम जीत जाए या तो 4 गेम जीत जाए। इसको आप बाइनोमियल से भी कर सकते हो और इसको आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो। सो 3 गेम्स बाइनोमियल से कर रहा हूं मैं क्योंकि बाइनोमियल भी अपने सिलेबस का ही है। सो क्या करना है, मोर देन हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 3 गेम्स। सो हम क्या करते हैं 4C3, याद आ रहा है क्या कुछ, NCX 4 में से 3 बार जीतना है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रेज टू n-x प्लस 4C4 4 में से 4 गेम जीतने का 2/3 रेज टू 4 इंटू 1/3 रेज टू 0। इसको सॉल्व कर लो आप। 4C3 कितना होता है, 4C3 4 होता है ना। सो 4 इंटू 8/3 रेज टू 4 बता दो सीधा 81, क्योंकि ये इधर का भी एक 3 है ना, और ये क्या हो जाएगा 16/81, 2 रेज टू 4 होता है 16/81। सो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 32 प्लस 16 कितना होता है 48, 48/81 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन में डायरेक्टली नहीं दिया है। यस, 48/81 कैन बी सिंप्लीफाइड एंड रिटन एज 16/27। नहीं समझे ना आप में से जो लोग अप्रैल बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका ओरिजिनल अटेम्प्ट यही आ रहा है, अभी जनवरी वाला ही है। सो यू डोंट हैव टू थिंक कि अरे अपने को सेकंड अटेम्प्ट लग गया। आप लोगों को मैंने बोला भी था कि यस यू आर गेटिंग बोनस एग्जाम, बोनस इज बोनस। नाउ डेफिनेटली मैं श्योर हूं आप अप्रैल बैच वाले जो अभी तक अगर पढ़ रहे तो पास हो जाएंगे, डेफिनेटली पास हो जाएंगे। जून बैच वालों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनका बोनस है ना, वो निकल गए तो ठीक है, नहीं तो उनका कौन सा अटेम्प्ट रहेगा, मई या जून जब होगा। नहीं, यही है उनका मेन। 4 महीने मिल गए बेटा। कब बैच खत्म हुई थी, सितंबर। हाँ, मेरा स्टैटिस्टिक्स का बोल रहा हूं मैं, 1 या 2 अक्टूबर को हो गई थी। अच्छा चलो 2 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है 3 महीने हुए। जनवरी के तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, तो 3 महीने तो बहुत होता है ना, 100 डेज बहुत होता है फॉर रिविजन। चलिए बताइए, 4 लेटर्स आर पुट रैंडमली अमंग द 4 एनवलप्स। 4 लेटर्स है, 4 एनवलप्स है, ऐसे ही डाल दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज पुट इन द करेक्ट एनवलप। सारे के सारे गलत एनवलप में चले गए, तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए, ये आपके पास में ये लेटर्स हैं, ये एनवलप्स हैं। ओके, लेटर 1 2 3 4, 1 ने जाना चाहिए ए में, 2 ने बी में, ये उसका करेक्ट उसका वो है, ठीक है, अरेंजमेंट। लेकिन अपने को ऐसा तो नहीं चाहिए, तो सब गलत गलत में चाहिए, राइट। तो लेटर 1 मान लो एनवलप बी में चला गया, ओके। लेटर 2 ये तो करेक्ट वाला, ये तो नहीं चाहिए। अब जो अपने को प्रोबेबिलिटी के लिए चाहिए वो कौन से हैं, लेटर 1 बी में गया, लेटर 2 सी में गया, लेटर 3 डी में गया और लेटर 4 ए में गया। एक ये हो सकता है, इसमें सब गलत गलत में चले गए। देन लेटर 1 अगर बी में गया वापस से, ये ए में गया तो वो तो इवेंट ही बाहर हो गया। लेटर 1 बी में गया, और क्या हो सकता है, लेटर 2 ए में गया, इसको ए में भेज के देखते हैं, और लेटर 3 सी में नहीं जा सकता, सी तो करेक्ट है, उसके लिए क्या है डी, और लेटर 4 सी, बैड कंपनी, बैड सी। देन लेटर 1 अगर बी में गया, लेटर 1 गया बी में, लेटर 2 का ए हो गया, सी हो गया, लेटर 2 किधर गया, अब डी में गया, लेटर 3 ए में जाएगा क्योंकि ए और सी बचा ना, और लेटर 4 किधर भेजोगे, सी। ये भी एक पॉसिबल आउटकम है, समझ रहे हो क्या। और क्या आउटकम्स दिख रहे हैं आपको, बताइए। इसमें लेटर 1 बी में गया वाले केसेस हमने किया, लेकिन लेटर 1 बी में गया वाले सारे हो गए क्या, पहले वो देख लीजिए।
लेटर 1 बी में गया, लेटर 2 सी में गया। इसमें ए और डी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये डी हो गया तो ये करेक्ट हो जाएगा ना। ये बी ए के बाद में ये सी और डी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि करेक्ट हो जाएगा। बी डी के बाद में ये सी और ए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि करेक्ट हो जाएगा। तो लेटर 1 बी में गया, उसके 3 ही पॉसिबल आउटकम है, समझ रहे हो? अब लेटर 1 सी में डालते हैं, लेटर 1 सी में डालते हैं, लेटर 2 डी में, लेटर 3 ए में, लेटर 4 बी में। तो क्या बन गया सीक्वेंस? सी डी ए बी, सी डी ए बी। सब गलत होना चाहिए, ध्यान रखना। ऑल शुड बी पुट इन द रॉन्ग एनवेलप। देन मुझे बताइए, लेटर 1 सी में गया, लेटर 2 सी डी बी ए, पॉसिबल? यस, क्योंकि इसमें एक भी करेक्ट नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही। देन सी डी ए बी, सी डी बी ए दोनों हो गया। अब सी ए, सी ए डी बी, ये एक पॉसिबिलिटी है, समझ रहे क्या? लेटर 1 जो है वो बी में गया, उसके 3 केसेस थे, सी में गया, उसके 3 केसेस हैं, वैसे डी में जाएगा तो 3 केसेस बन जाएंगे। हाँ, सो 9/24। डी वाले बताओ कौन से रहेंगे? डी ए बी सी, ये एक केस हो जाएगा। फिर डी ए सी भी नहीं हो सकता, डी सी ए बी, फिर डी, लेटर 1 तो डी में गया, लेटर 1 तो डी में गया, लेटर 2 बी में तो नहीं जा सकता है, सी बी ए, यस, दिस इज पॉसिबल। दैट्स इट। दीज आर हाउ मेनी आउटकम्स? दीज आर 9 आउटकम्स, 9 फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ हाउ मेनी पॉसिबल? 4 लेटर्स 4 एनवेलप्स। कितने कितने पॉसिबल वेज है? 24, 4 फैक्टोरियल है ना, 4 into 3 into 2। समझ आया क्या? ये 9 आउटकम में सारे लेटर गलत गलत इसमें जा रहे हैं, आउट ऑफ द 24 आउटकम्स। सो द आंसर इज 9/24। आपको सोचने की शैली देखना है कि मतलब हाउ एम आई थिंकिंग एंड एलिमिनेटिंग द अदर्स। सो 9/24 ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी। देन फॉर द इवेंट्स ए एंड बी, पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी है, पी ऑफ ए गिवन भी निकालना है। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट? ए गिवन भी निकालना है। आता है क्या? क्या करोगे ए गिवन बी के लिए? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1/4। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1/3। दैट्स द आंसर, 3/4। ये तो करते आते हैं ना। 1/4 डिवाइड बाय 1/3 क्या होता है? 1/4 इंटू 3/1। सो ये बन जाता है 3/4। दिस इज अ रेगुलर क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस था। अब इस बार बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं सच दैट पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी एंड पी ऑफ ए, ये दो दिया है, पी ऑफ बी निकालना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कौन सी वैल्यू 0 रहती है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो करो, सिंपल है। क्या करोगे आप? P of A union B will be P of A plus P of B. That's it. माइनस वाला पार्ट 0 रहेगा, तो ये देख लो, कर लो। 2/3 is equal to 2/5 plus P of B। कर लो कॉमन, 15 लेके 10 minus 3 7/15, 10 minus 6 4/15, सॉरी। ओके, P ऑफ B हो जाएगा 10/15 माइनस 6/15, बोले तो 4/15। कभी अगर फ्रैक्शंस में दिक्कत जाती ज्यादा तो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल्स। देन a brother sister have applied for 2 vacancies in the same post. Probability that the brother will get selected is 1/7 and that of a sister is 1/5. Probability that both will get selected, वेरी इजी। 2 वैकेंसी से तो इंडिपेंडेंट हो गया इनका। दोनों के चांसेस क्या रहेंगे? 1/7 इंटू 1/5। ऑप्शन ए, ओनली 1। ये ऐसा कैसे आएगा? देखो, ओनली 1 कैसे आएगा? ब्रदर सिलेक्ट हो रहा है लेकिन सिस्टर सिलेक्ट नहीं हो रही है, ब्रदर सिलेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन सिस्टर सिलेक्ट हो रही है। ये दोनों को ऐड कर दो आप,
4/35 प्लस 6/35 आ रहा है ना 10/35. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कैसे करोगे आप? 6/7 इंटू 4/5 24/35. ऑप्शन ए तो पहले ही आ गया था, लेकिन फिर भी कंपेयर हमने चेक कर लिया. ये बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं. ये डिमांड रहता है, इसको एक्स बोलेंगे और इसको पी ऑफ एक्स बोलेंगे, और मीन पूछ रहे हैं. मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू. क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू इस केस में? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, क्योंकि इसका टोटल तो कभी भी 1 ही होता है. मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी को फ्रीक्वेंसी की तरह कंसीडर कर सकते हो. तो बोलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. लगा दो m प्लस 5 इंटू 0.05 m प्लस 6 इंटू 0.1 m प्लस. इतना इजी. कुछ आया क्या? 14.7.55. कुछ तो गड़बड़ हुई है. देखो 5 से 10 वाली वैल्यूज का मीन 14 कैसे आएगा? है ना? नहीं, सॉरी की बात नहीं, आप कैलकुलेशन ठीक कर लो. आपने मुझे थोड़ी ना हर्ट किया. Then 2 coins are simultaneously tossed. Probability of getting exactly one head. HTTH. 2 outcome out of. 2 coins में कितने आउटकम होते हैं? 6 आउटकम होते हैं क्या? अरे कॉइन से बेटा डाइस नहीं है. 36 नहीं होता है. कोई बात नहीं, अभी लंच ब्रेक का टाइम है. तो 2 कॉइन में कितने आउटकम होते हैं? 4. HTTH 2/4 बोले तो 1/2. बताइए प्रोबेबिलिटी दैट क्रिकेट टीम विनिंग अ मैच एट कानपुर इज 2/5 and losing a match at Delhi is 1/7. Probability wins at least one match. So 1 minus probability of losing both the matches. पहली मैच हारने के चांस क्या हो जाएगा? 3/5. दूसरी मैच हारने का चांस क्या है? 6/7 नहीं है, ध्यान से पढ़ो, वो लूजिंग का ही दिया है. 1/7. बी केयरफुल. समझा क्या? तो क्या हो जाएगा? 1 minus 3/35 32/35. अगले क्वेश्चन में वापस आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है. यू कैन वेरी वेल यूज योर कैलकुलेटर्स. m प्लस फंक्शन. m प्लस फंक्शन से कर लो. क्या करोगे आप? -20 ऐसे बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो. x इंटू पी ऑफ एक्स, ये -3 हो जाएगा. -10 इंटू 1/5 -2. 30 इंटू 1/2 15 75 7.54. इसका टोटल लगा लो. 21.5 आ रहा है. सो मतलब कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट है, एक्चुअली मैन्युअली हो जाएगा क्योंकि आपको इसमें फ्रैक्शंस दिए हैं ना. सो 10 इंटू 1/5 2 होता है माइनस. ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है. P ऑफ A गिवन भी पूछा है, तो क्या करोगे? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B. व्हाट इज A इंटरसेक्शन B बताइए? A इंटरसेक्शन B कितना रहेगा? 0.25 दिया है क्वेश्चन में. A एंड B मतलब A इंटरसेक्शन B, और P ऑफ B कितना है? 0.35. तो कितना हो जाएगा? 0.714. ऑप्शन सी. In a game, cards are thoroughly shuffled and distributed equally among 4 players. What is the probability that a specific player gets all the 4 kings? 52 कार्ड्स में से आपको कितने कार्ड्स मिल रहे हैं? 13. डिनोमिनेटर तो 52C13 है हमेशा. अब उसमें से आपको चारों किंग तो चाहिए, तो 4C4 एंड बाकी कार्ड्स में से कोई भी 9 चलते हैं. बाकी कार्ड्स कितने बचे? 48C9. ऑप्शन बी. आपका कभी भी देखो ये मैच होना चाहिए, ये इसके साथ में मैच होना चाहिए. 4 + 9 = 13 एंड 4 + 48 = 52. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन. 37/72. ओके, तो क्या क्या हो सकता है इसमें?
पहली बैग से रेड और दूसरी बैग से ब्लैक। 4/9 इंटू 3/8 प्लस 5/9 इंटू 5/8। दिस विल बी योर आंसर। रेड ब्लैक और ब्लैक रेड, 1 ब्लैक 1 रेड, दोनों ऑप्शन दोनों वे से चलता है। तो 12/72 प्लस 25/72, टोटल हो गया 37/72। गेटिंग इट? अब आपको क्या पूछा है? अब आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। ए गिवन बी डैश पूछा है। इसमें तो अपने को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा फॉर्मूले में। देखिए, ए गिवन बी डैश, लेट मी राइट इट एंड सॉल्व इट फॉर यू। क्या डेटा दिया है अपने को, बोलिए डेटा क्या दिया है? P of A is 2/3, P of B is 3/5, P of A union B is 5/6। अपने को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B डैश। इसका फॉर्मूला होता है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो क्वेश्चंस किए थे अपन ने, A इंटरसेक्शन B डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। ये करना है अपने को। नाउ ए इंटरसेक्शन बी डैश रेडिली अवेलेबल नहीं है। वो कहां से मिलेगा? वो कहां से मिलेगा? ए हैपनिंग एंड बी नॉट हैपनिंग। सो ए इंटरसेक्शन बी डैश विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। बोथ की वैल्यू निकालना पड़ेगा बेटा, दिया नहीं है। कुछ समझ रहे हो क्या मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? बी डैश तो मिल जाएगा। बी डैश कितना है? बी तो 3/5 है, तो बी डैश कितना है? 2/5 है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना पड़ेगा, उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी लगेगा। ए हैपनिंग एंड बोथ नॉट हैपनिंग। तो ए इंटरसेक्शन बी कहां से निकालोगे? यूनिवर्सल फॉर्मूला, करेक्ट। उसके लिए आपको करना पड़ेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं मैं, P of A प्लस P of B माइनस P of A यूनियन B। बताइए जो दिया है 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस यू कैन कैलकुलेट थ्रू डेसिमल्स। बोलिए अभी ऐसे करें तो कितना होता है? 6, 5 और 3 का 30, कॉमन बेस 30 होता है ना। बताइए 20/30 प्लस 18/30 इंटू 6 करना पड़ेगा, माइनस इंटू 5, 25/30। कितना हो गया बोलो? ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B 13/30। हुआ क्या ऐसा? आई हैव केप्ट देम इन फ्रैक्शंस लेवल ओनली। अब A इंटरसेक्शन B अगर मिल गया तो उसको फिर यहां पर लाके पुट करेंगे अपन। P ऑफ A इज 2/3 माइनस 13/30, 20/30 माइनस 13/30, 7/30। समझा क्या? सो सी व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं ये वाली वैल्यू को यहां यूज कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू को यहां यूज कर रहा हूं। ये जो आई है 7/30, लिख लो ये P ऑफ A गिवन B डैश। तो 7/30 इंटू 5/2, दिस विल बी द आंसर 6। तो कितना हो जाएगा? 7/12। दिस विल बी द आंसर। ओके, 7/12। सो यू हैव टू यूज अ कपल ऑफ फॉर्मूले हियर। P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश के लिए आपने किया P ऑफ A माइनस P ऑफ बोथ, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपने निकाला यूजिंग योर रेगुलर यूनिवर्सल फॉर्मूला। उसमें एक्चुअली यूनियन इधर रहता है, इंटरसेक्शन इधर रहता है, बट उसको हम लोग स्वैप कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए। डायरेक्टली कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम ऐसे नहीं निकाल सकते क्या A इंटरसेक्शन B? तो नहीं, नॉट ऑलवेज। वो तब होता है जब वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखो अभी मैच नहीं होगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6/30, 6/15 आ रहा है, जो कि अलग है। दिस इज डिफरेंट। सो दीज इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। कुछ समझ आया क्या आपको? सो इसको यही फॉर्मूले से करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है और कोई इससे फास्टर। ओके, सो यू मे वांट टू कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल्स, तो वो पॉसिबल है। सो दिस वाज आंसर टू विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33।
7/12। सो अभी और बचे हैं, कहां तक के बचे हैं? 61 तक के। सो मोर देन हाफ वे वी आर देयर। आफ्टर लंच ब्रेक वी विल कंटिन्यू, वी विल ऑल्सो सी द एग्जाम क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू।